वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी अश्विनी राय इंडियन पॉलिटी। मैं अश्विनी राय आपको इंडियन पॉलिटी भारतीय संविधान के बारे में पढ़ा रहा हूं। जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। आज हमारा टॉपिक मैंने आपसे कल चर्चा किया था, एक बार अपने आप को रिवाइज कर लें, रिकॉल कर लें। हमने कल आपको अनुच्छेद 12 पढ़ा दिया था बच्चों। अनुच्छेद 12 में मैंने क्या पढ़ा दिया था? वो पढ़ा दिया था मैंने राज्य की परिभाषा। आपको याद होगा कल की जो हमारी क्लास थी वो यही थी, डिफिनीशन ऑफ स्टेट। और डिफिनीशन ऑफ स्टेट में मैंने 4 चीजों को बताया था कि राज्य में क्या क्या आता है। तो मैंने राज्य में बताया था क्या? यूनियन गवर्नमेंट एंड यूनियन लेजिस्लेशन, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेशन, लोकल गवर्नमेंट्स एंड अदर गवर्नमेंट्स, ये मैंने पढ़ा दिया था। आज हमको पढ़ाना है बच्चों आर्टिकल 13। अनुच्छेद 13 क्या है? यह है आपका न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन या इसी को कहते हैं न्यायिक समीक्षा, या इसी को कहते हैं न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू, DICIAL रिव्यू। ये न्यायिक समीक्षा कल की हमने क्लास आर्टिकल 12 पर समाप्त हुई थी। और आज की टॉपिक हमारी बच्चों है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न बहुत बच्चों को फंसाता है और मैं इसका सारा का सारा उत्तर मैं बताऊंगा और आपसे एक भी उत्तर इसका आपको मिस नहीं करोगे। इसको बताने के पहले अभी मेरे सामने 2 प्रश्न दौड़े और ये मैं चाहता हूं कि वो प्रश्न के उत्तर आपको मैं बताऊं, क्योंकि मेरी ये मनसा है कि मेरे के सामने जो प्रश्न हो रहे हैं वो बच्चों से भी शेयर किया जाए। प्रस्तावना से क्वेश्चन था। प्रस्तावना से क्वेश्चन एक था बच्चों कि निम्नलिखित में से, ध्यान से सुने, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? ये बच्चों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? मैंने हरदम कहा है बच्चों कि आपको प्रस्तावना याद हो। भारतीय संविधान पढ़ने वाले बच्चे को प्रस्तावना याद हो, क्योंकि वहां से प्रश्न आते हैं। एग्जामिनर अब बेस से प्रश्न उठा रहा है। परीक्षक जो होता है वो आपसे बेसिक जानकारी जानना चाहता है कि आप उसके बारे में क्या समझते हो। ऑप्शन दिया था कौन शामिल नहीं है। ऑप्शन था विचार की स्वतंत्रता, ठीक। नंबर 2 नोट कर लेंगे बेटा, यह प्रश्न कहीं रफ पर जहां भी आप नोट्स के अलावा बना रहे हो वहां नोट्स करो, इससे प्रश्न आते हैं। दूसरा प्रश्न था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। तीसरा था आर्थिक स्वतंत्रता और चौथा था उपासना की स्वतंत्रता। प्रश्न में था कि कौन सा भाग निम्नलिखित में से, मतलब इन चारों में से कौन संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है, जो वर्तमान समय की प्रस्तावना है उसमें शामिल नहीं है। तो इसका उत्तर होगा बच्चों आर्थिक स्वतंत्रता को शामिल नहीं किया गया है। याद रहेगा, प्रश्न में हो जाए तो आप इसका क्या उत्तर लगा दोगे कि इनमें हमारी प्रस्तावना में ये सब मिलते हैं लेकिन ये नहीं मिलता, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिलती, ठीक है। एक प्रश्न और बड़े मजेदार प्रश्न पूछा था मैंने देखा उसमें से, और ये हम जल्दी जल्दी में पढ़ जाते हैं, सीरियसली नहीं पढ़ते हैं तो हमारे साथ दिक्कत होती है। प्रश्न था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने स्वतंत्रता का उल्लेख, कितने प्रकार की। बहुत मजेदार प्रश्न है बच्चों। प्रश्न सुन लीजिए, मैं लिख रहा हूं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी स्वतंत्रता का उल्लेख है। आप प्रस्तावना खोलिएगा तो आपको बात समझ में आएगी सर क्या आप बोल रहे हैं। कितनी स्वतंत्रता का उल्लेख है, ये लोक सेवा आयोग का प्रश्न आपसे बोल रहा हूं बेटा। ऑप्शन में था 3, 5, 2, 4 ऑप्शन था।
प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी स्वतंत्रताओं का उल्लेख है? तो बेटा इसका उत्तर होगा, मेरा फर्ज बताना, उत्तर है 5। वो 5 स्वतंत्रताएं कौन है? आप ध्यान से प्रस्तावना आप देखोगे तो उसमें हर में कॉमन लगा है। स्वतंत्रता कौन कौन सी, इसको नोट कर लेंगे। एक, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कामा धर्म की स्वतंत्रता, कामा विश्वास की स्वतंत्रता, कामा उपासना की स्वतंत्रता। बहुत जबरदस्त प्रश्न है बेटा। प्रश्न पूछ दिया था बड़े आराम से, अक्सर हम पढ़ते हैं प्रस्तावना, लेकिन एग्जामिनर चला, उसने अंदर से पूछ दिया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। ऑप्शन दे दिया 3, 5, 2 और 4। तो इसका उत्तर, सही जो उत्तर होगा वो क्या है? 5। कौन कौन से हैं याद हो जाएगा? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, याद हो जाएगा कितने प्रकार की? 5। अब ये प्रश्न जो पूछे गए थे सामने से थे, मैंने आपको बता दिया। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हम लोग बच्चों मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं। आपको पता है कि मौलिक अधिकार जो है वो आर्टिकल 12 से लेकर कितने तक है? 35 तक है। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है। अब अनुच्छेद 13 पढ़ते हैं। अनुच्छेद न्यायिक पुनरावलोकन लिखता क्या संविधान में? कहता है कि वे सभी विधियां, ध्यान से सुने, वे सभी विधियां अपन न्यून होंगी जो मूल अधिकार को, लिखते चलेंगे बच्चा, वे सभी विधियां न्यून होंगी जो मूल अधिकार को शून्य करती हूं। मतलब बेटा बहुत जबरदस्त बात मैं बता रहा, मतलब यह है कि संविधान के अंदर जो बात लिखी गई है वो ये है कि मौलिक अधिकारों में कमी या अधिकता संसद कर सकती है, लेकिन अगर वह संविधान के मूल भावना के खिलाफ हुई तो अनुच्छेद 13 के तहत इसको समाप्त किया जा सकता है। अब वे विधियां कौन सी हैं? तो बेटा यहां पर वे विधियां कौन सी हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो कानून कहां से पारित होते हैं आपको पता है। नंबर 1 नोट कर लेंगे बेटा, संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई अस्थाई विधियां, याद हो जाएगा, संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई अस्थाई विधियां, याद हो जाएगा, एकदम बेटा याद हो जाए। कानून कौन बनाते हैं? पार्लियामेंट और राज्यों में विधानमंडल। दूसरा, अस्थाई विधियां। अस्थाई विधियां कौन होती हैं? अस्थाई विधियां में आ जाता है बच्चों राष्ट्रपति का अध्यादेश। कुछ बच्चों को राष्ट्रपति का अध्यादेश किस अनुच्छेद में है यह जरूर पता होगा, हालांकि मैं पढ़ाऊंगा भी। तो यह राष्ट्रपति का अध्यादेश अनुच्छेद 123, याद हो जाएगा। ये पिक्चर भी है तेजाब 1, 2, 3, माधुरी दीक्षित उसमें हीरोइन है, वो गाना भी गाती है, ठीक है, मोरा पिया घर आया रे, तो गाना शुरू यहीं से होता है। अनुच्छेद क्या है? 123। और अगर राज्यपाल का अध्यादेश, राज्यपाल अस्थाई विधियों में राज्यपाल का अध्यादेश, ये अस्थाई क्यों मैं बताता हूं बच्चों। ये हो गया इसका अनुच्छेद 213। तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 213 में है। और राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में? 123। मैंने लिखा अस्थाई क्यों बच्चों? क्योंकि ये अस्थाई इसलिए है क्योंकि यह संसद में जब तक पास नहीं होगा तब तक यह अस्थाई कानून नहीं बन सकता। तीसरा है आपका प्रायोजित
डेलीगेट लेजिस्लेशन, ठीक है, बल्कि इसको बोलते हैं बच्चों प्रत्यायोजित विधान। ऐसे नियम कानून जो किसी को आदेश देकर बनाए जाते हैं वो प्रत्यायोजित विधि कहते हैं, ठीक है। तो इनके द्वारा बनाए गए कानून, ध्यान सुने, इनके द्वारा बनाए गए कानून, और अगर ये जो कानून बनता है, इनके द्वारा बनाए गए कानून अगर नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहे होते हैं, बहुत ध्यान से सुनो बेटा, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहे होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय उन कानूनों को, ये कानूनों को शून्य कर सकती है। मेरी शॉर्टकट बात को समझें, मैंने क्या कहा कि अगर कोई कानून मूल अधिकारों में कमी कर रहा होता है तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को शून्य कर सकती है, ठीक। अब यहां प्रश्न आता है कि न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसके पास है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितनी बार कर लीजिए, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। न्यायिक पुनरावलोकन पूछे, न्यायिक समीक्षा पूछे, न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा को का अधिकार जो है देश सर्वोच्च न्यायालय के पास है और राज्यों में उच्च न्यायालय के पास है। मेरे चार्ट से बात समझ में आ जाएगा। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार देश सर्वोच्च न्यायपालिका माने सर्वोच्च न्यायालय के पास है और राज्यों में उच्च न्यायालय के पास है। अब न्यायिक पुनरावलोकन के लिए आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट में जा सकते हो अनुच्छेद 226। यही है न्यायिक पुनरावलोकन, मतलब संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का पुनः अवलोकन, या न्यायिक समीक्षा मतलब संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की पुनः समीक्षा। इसीलिए न्यायिक पुनरावलोकन में हम अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 को साथ साथ पढ़ते हैं, याद हो जाएगा। न्यायिक पुनरावलोकन क्या है कि संसद या किसी भी राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए विधियां अगर नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रही हो और उससे संविधान का आधारभूत ढांचा बिगड़ रहा हो तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास यह अधिकार है कि वह उस कानून को समाप्त कर सकता है। तो यहाँ प्रश्न क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 13 का संबंध किससे है, न्यायिक पुनरावलोकन से है। अनुच्छेद 13 क्या कर सकता है, नियमों का अवलोकन कर सकता है। 232 के तहत आप इसकी जांच कर सकते हैं और 226 के तहत याद कर सकते हैं। तो ठीक है, तो अनुच्छेद 12 मैंने बता दिया क्या है डिफिनेशन ऑफ स्टेट, अनुच्छेद 13 क्या बता दिया बच्चों मैंने, न्यायिक पुनरावलोकन। और अब पढ़ते हैं आपका मौलिक अधिकार जो एक्चुअल में अनुच्छेद 14 से स्टार्ट होता है, अनुच्छेद 14 से स्टार्ट होता है, ठीक है। देखें बहुत जबरदस्त टॉपिक, मजेदार चार्ट बनाऊंगा और इससे आपको हर बात जो है याद होती रहेगी, ठीक है। पहला आपका है, मैं एक गोला बना दिया छोटा सा, ठीक, पृथ्वी शून्य, शून्य जानते ही है, शून्य अगर किसी संख्या के बाएं तरफ है तो कोई वैल्यू नहीं, ये वो रिक्त स्थान है, तो किसी संख्या के बाएं है तो कुछ नहीं, लेकिन दाहिने हो गया उसकी वैल्यू को बढ़ा देता है। इसीलिए यहां पर हम देख लें, इसको बच्चों हमने कह दिया समानता का अधिकार। अच्छा आपको तो ये पता ही होगा कि वर्तमान समय में कुल कितने अधिकार हैं, मूल अधिकार है 6, ये तो पता ही होगा आपको। समानता का अधिकार यहां मैंने लिख दिया अनुच्छेद 14 से 18, याद हो जाएगा। पहला है बेटा, ये देखिए बहुत मजेदार बताऊंगा बात, अनुच्छेद 14, ठीक। अनुच्छेद 14 में क्या है ये देखिए, कानून के समक्ष समानता। एकदम कॉपी पर भी अपने आप ऐसे ही बना लीजिए, एकदम आपको जब एग्जाम की बात आएगी तो आपको खट से बात वो फ्रेम खुद घूमेगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारा दिमाग ज्यादा ऑडियो की अपेक्षा वीडियो ज्यादा देखना पसंद करता है, वो वीडियो की बातों को ज्यादा बढ़िया समझता है। इसीलिए जो पढ़ाई होती है, पढ़ाई का सबसे सशक्त माध्यम होता है ऑडियो वीडियो माध्यम, ठीक है। तो पहला हो गया इसमें अनुच्छेद 14 क्या है, कानून के समक्ष समानता, और इसी में है कानून का समान संरक्षण,
कानून का समान संरक्षण। ठीक, अनुच्छेद 15 ये देखिए, धर्म, वंश, लिंग, जाति के आधार पर, लिखते चलेंगे बच्चों, के आधार पर भेदभाव का निषेध। याद हो जाएगा, धर्म, वंश, लिंग, जाति के आधार पर, धर्म, वंश, यहां एक और जोड़ सकते हैं क्योंकि यही प्रश्न पूछा गया है। धर्म केवल जोड़ लीजिए, केवल, यहां जरूरी, केवल का क्या अर्थ है मैं बताऊंगा आपको आगे, जब डिस्क्राइब करूंगा तो बताऊंगा। केवल धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। ठीक, अनुच्छेद 16, अवसर की समानता, अवसर की समानता याद हो जाएगा। अनुच्छेद 14 हो गया, 14, 15, सॉरी 16, मैं 14 लिख रहा हूं, गलत है। अनुच्छेद 16, 17 बेटा है अस्पृश्यता। ये तो फैक्टली पूछ देता है, अस्पृश्यता का उन्मूलन, या इसी को कहते हैं छुआछूत का उन्मूलन, और इसका अनुच्छेद 17। और अगला, सेना और विद्या के अलावा, सेना और विद्या के सम्मान के अलावा, उपाधियों का निषेध। ये हो गया अनुच्छेद 18। बोलो बेटा, याद, समानता का अधिकार पहला है, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। 14 बात करते हैं कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। मेरे साथ याद करके चलिए और अपनी कॉपी देखो बेटा। अनुच्छेद 14 कहता है कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। इसमें भी बड़ी बातें मैं बताऊंगा आगे चल करके। इंटरेस्ट थोड़ा सा बना रहे, आपका सस्पेंस बना के रखेंगे तो आप पढ़ने के लिए इंटरेस्ट बढ़ाओगे, क्योंकि हर आप देखो सीरियल धारावाहिक में वो ऐसे जगह जाके छोड़ता है ताकि आदमी की उत्सुकता बनी रहे। 15 क्या कहता है, केवल धर्म, वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 क्या कहता है, अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का उन्मूलन। 18 क्या कहता है, सेना और विद्या और सम्मान के अलावा उपाधियों का निषेध। ये तो हो गया बेटा समानता का अधिकार। याद हो जाएगा, मिटा देते हैं इसको। हमें पता है कि आप लिख लिए होंगे, साथ में लिखते चलिए। मैं हरदम कहता हूं बच्चों, क्योंकि YouTube के क्लास में पढ़ने का मतलब है कि आपके पास कॉपी और कलम साथ में हो, तो आपको फिर उसको रिवाइज करके पढ़ने में समस्या नहीं होगी और आप उसको पढ़ डालेंगे। ठीक है, पहले डाउनलोड कर लीजिए, फिर इत्मीनान से उसको पढ़ डालिए। ठीक, दूसरा, पहला तो मैंने बता दिया, दूसरा है बेटा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, अभी मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने स्वतंत्रता का उल्लेख है, तो 5। कौन कौन मैंने बताया, अभी याद कर बताइए। पहला क्या था, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा विचार स्वतंत्रता, तीसरा धर्म की, चौथा उपासना की, पांचवा विश्वास की। ठीक है, तो ये हो गया आपका अनुच्छेद 19 से 22। कहां से कहां तक, 19 से 22। अब देखो बच्चा, यहां बहुत मजेदार प्रश्न है। ये देखिए, मैंने बना दिया पहला स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का यहां लिख देता हूं, और ये हो गया अनुच्छेद 19।
अब इसमें भी थोड़ा सा वो रेखा बनेगी, नदी की धारा में कई और धाराएं बनेंगी, इसमें भी कुछ बातें हैं। क्या है वो बहुत ध्यान समझिए। अब देखो बेटा, यहां फिर एक मैं तीर लगा रहा हूं, 19 ये लिखा है, या मैं लिख ही देता हूं 19 का ए, 19 का ए क्या कहता है, इसी का 19 का ए कह लो या हिंदी में इसको क कह लो। बोलो भैया, बात क्लियर? 19 का ए कह लो या क कह लो। तो क्या है ये? विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार अभिव्यक्ति की मेरी जिद है आपको पॉलिटी के एक भी प्रश्न छोड़ने की नहीं, और आप पक्का है कि एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप इसको ए कह लो या क कह लो। 19 की मैं बात कर रहा हूं बेटा, 19 का बी क्या है? अस्त्र शस्त्र रहित, सहित ना, अस्त्र शस्त्र रहित सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। मैं इतना लिख रहा हूं, आप लिख लेंगे पूरा। मैंने क्या बोला? अस्त्र शस्त्र रहित सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। ठीक, आप इसको ख कह सकते हो। बोलो बेटा, क्लियर बात? 19 का सी वही अस्त्र शस्त्र रहित संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता। आगे चले बेटा, 19 का डी, कहीं भी 19 का डी, क ख यहां ग, 19 का ग या यहां पर ख, ये वाला 19 का डी, 19 का डी क्या कहता है? पहला विचार की स्वतंत्रता, दूसरा सम्मेलन बनाने की स्वतंत्रता, तीसरा संघ बनाने की स्वतंत्रता, चौथा भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। मान इसको कह सकते हैं संचरण की स्वतंत्रता। ठीक है बेटा, आगे चले। 19 का ई, ठीक है, इसको आप क ख ग घ अन्ना कर सकते हो। ई क्या कहता है? ये कहता है भारत में कहीं भी निवास की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता। ठीक, अब देखो बेटा, अब बड़े ध्यान से देखना, 19 का एफ, यहां कुछ लफड़ा है, इसी को यफ कह लीजिए या इसी को आप च कह लीजिए। 19 का च, आप इसी को यफ कह लीजिए या इसी को च कह लीजिए। ठीक है, निवास की स्वतंत्रता में एक वो बता देता हूं मैं कि 370 को छोड़कर तब था जब जम्मू कश्मीर को स्पेशल राज्य का दर्जा था। अब वो 370 समाप्त हो गया है। अब जम्मू कश्मीर में भी अभी नियम लागू नहीं है। अभी इसके लिए बारे में गृह मंत्रालय की रिपोर्ट जा रही है कि कौन यहाँ रह सकता है, कौन स्थायी नागरिक हो सकता है। तो बहरहाल अभी तक हम ये इसको मान के चलते हैं कि 370 समाप्त होने पर भारत का नागरिक कहीं भी निवास कर सकता है। अब देखो बेटा, इस पर गौर करने की जरूरत है। ये था संपत्ति का अधिकार, माने संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार था, याद है आपको? अब बेटा इसी को हमको बताने की बहुत बड़ी बात है, ध्यान देने की बात है कि संपत्ति के इसी अधिकार को, माने इस पूरे अनुच्छेद को ही यहां से हटा दिया गया और वो था 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा समाप्त।
अब ये प्रश्न समझने की बात है बेटा। अब यहां प्रश्न क्या आता है, संपत्ति का अधिकार किस किस अनुच्छेद में था? तो एक तो साहब बता दो कि 19 का च में भी था और एक आर्टिकल कितने में था, 31 में भी था। याद कीजिए, मैंने इसको पढ़ाया है। माने 44 अमेंडमेंट के द्वारा अनुच्छेद 31 भी समाप्त हुआ और स्वतंत्रता के अधिकार से 19 का यफ भी समाप्त हुआ। प्रश्न आता है कि संपत्ति का अधिकार स्वतंत्रता के किस अनुच्छेद में था? दे देगा ऐसे ही 19 का ए में, बी में, डी में, एफ में। माने ये पूरा का पूरा समाप्त है। आप इसको अब नहीं बताओगे कि, क्योंकि अगर ओवरऑल करेंगे तो 1 2 ठीक 3 4 5 इस पर मैं नंबरिंग नहीं कर रहा हूं क्योंकि अब ये नहीं है, लेकिन बताना जरूरी है। ठीक है, अब कितने ही है स्वतंत्रता के अधिकार में? केवल 6। पहले कितने थे? 7 है। स्वतंत्रता का अधिकार पहले कितना था? 7। 44 अमेंडमेंट के पहले तक। अब कितने हो गए हैं? 6। इसमें क्या है? अब ये क्या हो गया? 19 का एफ, यहां 19 का जी। ये है किसी प्रकार का, किसी भी प्रकार का व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। यहां पर साहब एक बात है कि यहां आप ये नहीं कर सकते कि मैं वेश्यावृत्ति को अपना व्यवसाय बनाऊंगा या मैं लोगों को गुलाम बनाना वो क्या बोलते हैं व्यवसाय बनाऊंगा। इसीलिए मैंने आपको विशेषता मौलिक अधिकार में लिखाया है कि संसद आपके मौलिक अधिकार में समय पर कुछ ऐसे प्रतिबंध भी लगा सकती है और इस प्रतिबंधों के उल्लंघन होने पर आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो बच्चों अब यहां पर ये आपके विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में 6 हैं। ये हो गया आपका 6ठा। ठीक है, एक बार फिर रिवीजन होगा इसका। 19 खत्म हो गया। 20 आर्टिकल 20 अनुच्छेद 20 क्या कहता है बच्चों? ये कहता है अपराध के 2 संरक्षण के संबंध में। ठीक, और अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार याद है। और मैंने आपको यह भी बताया है कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20 और 21 किसी भी आपातकाल में, किसी भी आपातकाल में समाप्त नहीं हो सकते। फिर मैं रिवाइज कर दिया, अनुच्छेद 20 और 21 किसी भी आपातकाल में समाप्त नहीं हो सकते। अनुच्छेद 21 का क या ए जो भी आप लिख लीजिए वो क्या है बेटा? शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। ठीक, आगे चलते हैं। 20, 21 और अनुच्छेद 22 ये है निवारक निरोध। बोलो बेटा, बात क्लियर? ये देखो चार्ट बड़ा खतरनाक बना आपका, काफी इसमें लाइनें बनी। ठीक, तो आप 19 की बात कर रहे हैं। 19 में लिखेंगे स्वतंत्रता के अधिकार में 6 अन्य अधिकार है। कौन सा? 19 का ए। इसी में बच्चों मैं आगे पढ़ाऊंगा, इसमें बहुत आ जाता है। प्रेस की स्वतंत्रता, ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में शामिल है? तो 19 का ए में शामिल है। 19 का ए एकदम गाना तरह याद कर जाओ बेटा। 19 का ए विचारात्मक स्वतंत्रता, बी सम्मेलन की स्वतंत्रता, सी संघ बनाने स्वतंत्रता, डी कहीं भी आने जाने स्वतंत्रता भारत में, ई निवास स्वतंत्रता। यही एच अब नहीं है, पहले 7 था। प्रश्न पूछा गया है कि स्वतंत्रता के अधिकार में कुल अन्य कितने अधिकार शामिल थे? जब बना था तो कितने थे? 7। अब कितने हो गए हैं? 6। प्रश्न पूछा गया कि संपत्ति का अधिकार किन किन अनुच्छेदों में था? तो एक तो आपका 31 में था और एक कहां पर है? 19 का च या यफ में। अब हम इसको नहीं पढ़ते हैं, अगर स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है, लेकिन आप एग्जाम दे रहे हैं और एग्जाम में
के लिए आपके टुनीर में, आपके में सारे प्रकार के बाण हो चाहिए, कब कहां किसका प्रयोग करना पड़ जाए। 42 अमेंडमेंट के द्वारा समाप्त हो गया। 20 अपराध के 2 संरक्षण के संबंध में, 21 जीवन का अधिकार, 21 शिक्षा का अधिकार और 22 निवारक निरोध। एकदम अब याद साहब, अब ये मत कहिएगा साहब नहीं याद हो रहा संविधान। इंडियन पॉलिटी मतलब अश्वनी राय, आप पढ़िए जम के, आपको एक भी प्रश्न यहां से हटेगा नहीं बच्चों, केवल आप हमारे साथ रहिए। उसको मिटा देते हैं, एक बार आप स्क्रीनशॉट भी लेना ले लीजिएगा। ये चार्ट एक तरह से आप हर जगह बना के डाल दीजिए, आपको सब याद हो जाएगा। तो मैंने आपको 2 पढ़ा दिया, समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। अब तीसरे पर चलते हैं। तीसरा है बच्चों शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरे की बात करते हैं। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये हो गया अनुच्छेद 23 से 24। इसकी बात कर लेते हैं, अनुच्छेद 23 और 24। अब इसको देख लीजिए बच्चों, अनुच्छेद 23 क्या कहता है? ये कहता है बलात् श्रम का निषेध, बलात् श्रम का निषेध। अनुच्छेद 24 मैंने आपको बता दिया है, ए का मेरे मतलब आर्टिकल। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? कारखानों जैसे जगहों पर, स्थानों पर, कारखानों जैसे स्थानों पर बच्चों के नियोजन का निरोध। ये हो गया अनुच्छेद 25, हाँ 25, सॉरी बेटा, अरे कर रहा हूं मैं, ये आपका 24, ठीक है, सॉरी 25 दूसरा दिमाग में आ गया, ठीक है, याद हो जाएगा। चौथे पे चलते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद बेटा बता दो, 25 से 28। इसकी अनुच्छेद 25 की बात करते हैं। अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण, लिखते चलेंगे याद हो जाएगा, अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता। क्या मैंने लिखा? अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27, 25, 26, 27 ये क्या कहता है? ये कहता है बेटा कर देने की स्वतंत्रता, मतलब आप मंदिर के लिए, उसके लिए कुछ दान भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 28 कब स्वतंत्रता हो गया? अनुच्छेद 28 बेटा, अनुच्छेद 28 ये कहता है सार्वजनिक या, हाँ ठीक है, सरकारी, ये इंपॉर्टेंट बात है, सरकारी शिक्षण संस्थानों में सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा, सरकारी शिक्षण संस्थानों में
धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध। बोलो बेटा, याद, एकदम याद कर जाइए मूल अधिकार, बहुत से प्रश्न बनते हैं यहां से। अब 28 हो गया, 5वें पर चलते हैं बच्चों, संस्कृति। हमें उम्मीद है कि आप लोग लिख लिए होंगे, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। यहां शिक्षा लिखा है, इसका मतलब ये शिक्षा के अधिकार से मतलब नहीं है। ये अगर आपका शिक्षा का अधिकार पूछता है तो आप सीधे सीधे अनुच्छेद 21 का ए लगाएंगे। ठीक है, ये क्या मैं बताता हूं। अनुच्छेद ये कहां से कहां तक बेटा, अनुच्छेद आपका हो गया 29 से 30। ये क्या है कि अल्पसंख्यक वर्गों को, ध्यान से सुन लेंगे, अल्पसंख्यक वर्गों को, अल्पसंख्यक वर्गों को भाषा और अपनी भाषा और लिपि की स्वतंत्रता, भाषा और अपनी लिपि की स्वतंत्रता। ठीक है, ये कौन सा हो गया, अनुच्छेद 29। अगला मैं या तो मैं यही लिख देता हूं, अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 30 क्या कहता है बच्चों, 30, अनुच्छेद 30 कहता है कि शिक्षण अल्पसंख्यक वर्गों को अपने शिक्षण संस्थान खोलने की आजादी। तो यहां से एक छोटा सा प्रश्न पूछ देता है कि अनुच्छेद 29 और 30, अनुच्छेद 29 और 30 ये जो मौलिक अधिकार है यह अल्पसंख्यक वर्ग के लिए, ये जो मौलिक अधिकार है यह अल्पसंख्यक वर्ग के लिए है। और लास्ट आपको मैंने पहले ही बता दिया कि संपत्ति का अधिकार अब नहीं है। ठीक है, वो कहां था, अनुच्छेद 31 में था साहब, और अनुच्छेद 19 के च में था। ठीक है, अब 6 की बात करते हैं। ये कौन सा है, यही है बेटा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये है आपका अनुच्छेद 32। इसी को भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था, संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। लेकिन अगर ध्यान सुन ले मेरी बात, दो ये बात है इसमें, अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान निर्माताओं का के अनुसार संविधान की आत्मा कहां है, तो कहां पर है, प्रस्तावना में है। फिर सुनिए, संविधान निर्माताओं के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा का निवास स्थान कहां है, तो वो आपकी प्रस्तावना में है, प्रियम्बुल में है, उद्देशिका में। लेकिन यह पूछे कि किस अनुच्छेद को भीमराव अम्बेडकर ने आत्मा और हृदय कहा, तो क्या था, 32। इसमें कौन कौन आते हैं, 5 बेटा मैं कई बार बता चुका, फिर लिखता हूं, मेरा फर्ज है आपको बताना। बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा बच्चों प्रतिषेध, और चौथा बच्चों उत्प्रेषण, और 5वां क्या है, अधिकार परीक्षा। तो ये आपके मूल अधिकार समाप्त। आगे जो है 32 के बाद 33, 34 और 35, 33, 34 और 35 ये सुरक्षा बलों संबंधित, फौजी आर्मी शासन से संबंधित है। तो जब मैं इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन करूंगा, पूरी व्याख्या करूंगा, तो मैं वहां आपको 35 तक बताऊंगा, लेकिन ओवरऑल जो चार्ट आपका बनेगा वो 32 तक का बनेगा। इसलिए आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। कल हम इसको फिर मैं समानता के अधिकार से एक एक मूल अधिकार को उठाएंगे और सबके बारे में व्याख्या होती चली जाएगी। आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको लग रहा हो कि ये सब बढ़िया पढ़ा रहे हैं, तो आप कमेंट कीजिए।
कमेंट के नीचे अपने जो भी आपको कमेंट्स में लगता है कि कुछ और सुझाव की आवश्यकता हो दीजिए। आपका हार्दिक स्वागत में है, मैं उसको जरूर देखूंगा। आप लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और आपके सब्सक्राइब से ही हम अपने संसाधनों को और अच्छा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी पढ़ाई को करते रहिए। धन्यवाद।